नमस्कार दोस्तों, एलएम स्टूडेंट जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। यह कक्षा ये प्रयोगशाला सहायक जो लैब असिस्टेंट की भर्ती आई है उनके लिए फर्स्ट पेपर का ये हमने मॉडल पेपर की सीरीज चालू की है, जिसमें 10 मॉडल पेपर इसने हमने कंप्लीट करवा दिए है। ये वैसे तो प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट है, मगर हमारे क्रमानुसार ये 11वां प्रैक्टिक यानी मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट है। तो हमने क्या करते हैं, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन विद व्याख्या के साथ में आपको बता देते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, आपको 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जिस प्रकार परीक्षा में पेपर आएगा उसी हिसाब से हमने ये पेपर बनाया है। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बिजोलिया किसान आंदोलन से, बिजोलिया से हुआ था। बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा में राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका कारण जागीरदार द्वारा अधिकतम लाख भाग वसूलना था। बिजोलिया के तत्कालीन ठाकुर राव करशन सिंह, पुत्र राव पृथ्वी सिंह तथा तलवार बंदाई का लाग लागू करने पर साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने भूमि को पड़त रखकर विरोध करते हुए कोई कर नहीं दिया। 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक भूप सिंह इस आंदोलन से जुड़े तथा 1917 ईस्वी में उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाला राजस्थान की पहली महिला थी? तो इसका राइट आंसर है बी, अंजना देवी चौधरी थी। इसकी व्याख्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी थी। इन्होंने वर्ष 1939 में सीकर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे? तो कितने जिले शामिल थे? तो 4 जिले शामिल थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जिसे शॉर्ट में कहते हैं अबधोक। इसकी व्याख्या, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली सहित 4 रियासत चिप निबराना को मिलाकर 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। धौलपुर के महाराणा उदयभान सिंह को राज प्रमुख, करौली महाराजा गणेश पाल को उपराज प्रमुख तथा अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किमी है, जनसंख्या 18.38 लाख तथा वार्षिक आय 184 लाख रुपए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। उल्लेखनीय है कि 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के सेना तथा आवा के क्रांतिकारी सैनिकों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों की विजय हुई। युद्ध में जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया। क्रांतिकारियों ने उसको सिर धड़ से लगकर आवे में घुमाया तथा बाद में उसे किले के दरवाजे पर टांग दिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? इसका राइट आंसर है 7 चरणों में पूरा हुआ था। जो राजस्थान के एकीकरण हुए थे, चरण वाइज ये संधि हुई है। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ था, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को, तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को, पंचम चरण है 15 मई 1949 को, छठा चरण है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये क्या चरणों की डेट है याद रखना, एक हर बार 21 आता है, सब चरण है वो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की महाराणा भोपाल से किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 ईस्वी को वृहद राजस्थान का गठन किया गया। इस चरण में पूर्व में गठित संयुक्त राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को शामिल किया गया। जयपुर को इसकी राजधानी, जबकि हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री तथा जयपुर को महाराजा मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। मेवाड़ की महाराणा भोपाल से राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है डी, 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी राजसमंद का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप व मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य हुआ। इसमें मान सिंह विजय हुए थे। हल्दी घाटी के अन्य नाम है मेवाड़ की थ्रोम्बली किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। खमनोर का युद्ध है, अबुल फजल ने कहा था।
और गोगुंता का युद्ध बदायूं ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ये किसने कहा था? ये कवि चंद्रप्रदाय ने कहा था। चंद्रप्रदाय भार जाति का विद्वान था जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा का आश्रय कवि था। चंद्रप्रदाय छंद शास्त्र में अत्यंत निपुण था। चंद्रप्रदाय गुणोत नयनसिंह एवं सूर्यमल मिश्रण राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं। पंडित गौरीशंकरी राजचंद ओझा एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा राजपूतों को सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी की संतान मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो भौतिक विभाजन है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? पूर्वी प्रदेश मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय श्रेणी प्रदेश। इनमें कौन सा है? तो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, सर्वाधिक क्षेत्र में स्थित है। तो इनका क्षेत्रफल कितना है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 61.11% पर है, अरावली प्रदेश 9% पर और पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% पर, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? यानी राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिरोही में स्थित है। इसकी व्याख्या दी हुई है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट आबू पर्वत सिरोही पर स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है। इसे गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली माना जाता है। इस शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। इस चोटी के नीचे पश्चिम दिशा की ओर राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार या ओरिया स्थित है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर पर्यटक स्थल और स्थिति दी हुई है, इनको क्या आपस में मिलाना है? इनको आपस में मिलाना है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? तो इसमें बूंदी में 84 खंभों की छतरी। और दौलत बाग कहाँ स्थित है? तो दौलत बाग है वो अजमेर में स्थित है। लालगढ़ कहाँ है? तो लालगढ़ बीकानेर में स्थित है और जग मंदिर उदयपुर में स्थित है। इस प्रकार इनको मिला दिया है, इसमें व्याख्या दी हुई है, इस सीधा मिला हुआ है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, दौलत बाग अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में और जग मंदिर उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो भारतीय मेरिनो के नाम से जाने जाने वाली प्रजाति कौन सी है? तो वो है बी, राइट आंसर हो जाएगा चोकला प्रजाति। जो भेड़ की चोकला प्रजाति है वो भारत का मेरिनो के नाम से जानी जाती है। इसकी व्याख्या, चोकला नस्ल की भेड़ को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। यह राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, जयपुर तथा नागौर जिलों में पाई जाती है। इस नस्ल की भेड़ की ऊन फाइन एवं उच्च क्वालिटी की होती है। इस नस्ल की भेड़ को छापर एवं शेखवाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रतापगढ़ जिले में कौन से बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? इसका राइट आंसर है बी, जाखम परियोजना। जवाई परियोजना पाली में स्थित है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, माही बाजार सागर परियोजना बांसवाड़ा में और बिशलपुर परियोजना टोंक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? तो सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जयपुर अलवर मार्ग पर अलवर से 35 किमी की दूरी पर 492.29 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1955 को की गई थी। इस अभयारण्य में वर्ष 1978-79 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई, जो राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। यह अभयारण्य हरा कबूतर, रिसस, बंदर, चीतल, सांबर, नीलगाय, काला खरगोश आदि के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, डूंगरपुर एवं उदयपुर में। इसकी व्याख्या, लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के डूंगरपुर जिले एवं उदयपुर जिलों के दक्षिणी मध्य भाग में मिलती है। लोहा ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कैल्शियम के लवणों की कमी एवं लोहा तत्वों तथा पोटास के तत्वों की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, अन्नास नदी। व्याख्या, पार्वती, परवन, शिव, चंबल
बनास, गंभीर, पार्वती, बाणगंगा, काली सिंध आदि बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सम्मिलित है, जबकि अनास अरब सागर अफवाह तंत्र की नदी है। यह माई नदी की सहायक नदी है। जो अनास नदी है ये माई नदी की सहायक नदी है। जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है डी कृष्णदास पेहरी ने की थी जुगलमैन चरित्र की रचना। कृष्णदास पेहरी रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख आचार्य एवं कवि थे। ये गलता जयपुर नामक स्थान पर रहते थे। इन्होंने गुरु अनंतानंद से शिक्षा ली थी। ये संस्कृत भाषा के प्रख्यात पंडित एवं ब्रज भाषा के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है: ब्रह्म गीता, प्रेम सतव निरूप एवं जुगलमैन चरित्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दुगारी चित्रशैली का संबंध है तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी से संबंधित है। दुगारी चित्रशैली का संबंध बूंदी शैली से है। दुगारी ठिकाना महाराज उदय सिंह के पुत्र कंवर सरदार सिंह को जागीर में मिला। यहाँ का प्रमुख आकर्षण भित्ति चित्रण है। इन चित्रों में रामचरितमानस, विषय वस्तु एवं राधा कृष्ण के बीच रासलीला की कहानियों को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जनार्दन राय नागर ने की थी। इसकी व्याख्या, हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जनार्दन राय नागर ने 1937 ईस्वी में उदयपुर में की थी। कालांतर में इस विद्यापीठ का नाम परिवर्तन कर कुछ समय के बाद इस पीठ का नाम परिवर्तन करके जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसे 1987 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के विद्या कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर है सी, बालू का पत्थर से निर्मित है। इसकी व्याख्या, राजस्थान में विद्या कंगार क्षेत्र धौलपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर जिलों में बलुआ पत्थरों से निर्मित है। यह कंगार क्षेत्र चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल से युक्त है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान कहाँ पर स्थित है केंद्र? तो तबीजी अजमेर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR एवं शीर्ष केंद्रों के रूप में बीजीय मसालों में सुधार हेतु 2000 में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना तबीजी अजमेर में की गई। यहाँ मुख्य गौण एवं नए मसाला बीजों पर अनुसंधान कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिणी कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्ट या नामांकित क्षेत्र है? इसका राइट आंसर है बी, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर है। राजस्थान का गिलोट औद्योगिक क्षेत्र दक्षिणी कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्ट है नामांकित क्षेत्र है। साउथ कोरिया इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना रिको व कोरियाई ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी कोटरा ने मिलकर गिलोट निमराना अलवर में किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर युग्म दिया कौन सा सही नहीं है, तो इसकी हम सीधी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन स्थल और आधुनिक जिले दिए हुए। मत्स्य देश किसे कहा जाता है? तो अलवर भरतपुर को कहा जाता है। जंगल देश है वो बीकानेर को कहा जाता है। शिवी वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अर्बुद देश है वो सिरोही को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिला जिसने लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है? तो किस जिले में लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में स्थित है। इसकी व्याख्या है, रामदेव जी का जन्म भादवा सुद द्वितीया 1405 ईस्वी को उड्डू काश्मीर गांव वर्तमान बाड़मेर में हुआ। इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 ईस्वी को जैसलमेर जिले के रामदेवरा गांव, प्राचीन नाम रुणीचा या रुणीजा, में जीवित समाधि ली थी, जहां इनका भव्य मंदिर बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण बाप्पा रावल ने 734 ईस्वी में करवाया था। यहाँ एकलिंग जी की चतुर्मुखी काले पत्थर की प्रतिमा विद्यमान है। यहाँ शिवरात्रि को विशाल मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। इसकी व्याख्या, वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षण संस्थान के संस्थापक शास्त्रीय भारतीय देश राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री तथा 30 मार्च 1949 को वरद राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने।
समाज की कुरीति निवारण हेतु तथा लोगों को निर्भय बनाने की दृष्टि से शास्त्री जी ने जीवन कुटीर के गीत लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सी, बाड़मेर प्रसिद्ध है। कानन मेला राजस्थान के बाड़मेर जिले में कानन स्थान पर लगता है। यह मेला घेर नृत्य का प्रमुख आकर्षण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी, भरतपुर में स्थित है। भरतपुर के बयाना दुर्ग के भीतर लाल पत्थरों से बनी एक ऊंची लाल लाट या स्तंभ भी है जो भीमलाट के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 28 फीट चौड़ी इस लाट का उत्कीर्ण शिलालेख के अनुसार विष्णुवर्धन ने 428 ईस्वी में पुंडरीक यज्ञ की समाप्ति पर इसे स्थापित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, देश हितैषणी सभा कब स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर है डी, 2 जुलाई 1877 को की गई थी। 2 जुलाई 1877 को महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। इसका उद्देश्य राजपूतों की वैवाहिक समस्याओं को सुलझाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ताम्र एवं कांस्य युग से संबंधित है। इसकी व्याख्या है, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर के कांतली नदी के किनारे स्थित है। ताम्र युगीन सभ्यता, इसे भारत में ताम्र युगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। इसका उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल एवं विजय कुमार के नेतृत्व में 1977-78 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अलवर में स्थित है। ये अली बख्श ख्याल राजस्थान के अलवर क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। मुंडावर ठिकाने के राव राजा अली बख्श का सबसे पहला ख्याल कृष्ण लीला ख्याल शैली के नाट्यों में सर्वश्रेष्ठ समझा गया है। इनके प्रमुख ख्याल निम्न है, निहाल दे, चंद्रावत, गुलकावती आदि है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलवर में स्थित है। मुंशी महारानी की छतरी अलवर राजप्रसाद के पिछवाड़े सागर तालाब के किनारे स्थित है। महाराजा बख्तावर सिंह तथा मुंशी महारानी की स्मृति में लाल पत्थरों व सफ़ेद संगमरमर से बनी इस 2 मंजिल छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागभट्ट प्रथम ने। इसकी व्याख्या, नागभट्ट प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता तथा अंत में जालोर स्थानांतरित की थी। इस वंश में सीलूक, कक, बानो, कक्कूक, हरिश्चंद्र महत्वपूर्ण शासक हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीली मृदा मूंगफली के लिए अच्छी मिट्टी या सर्वश्रेष्ठ मृदा मानी जाती है। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा पीली है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन एवं क्षेत्रफल वाला जिला बीकानेर है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे NWR की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। इनका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राज्य के अधिकांश रेल मार्ग जयपुर, जोधपुर, अजमेर व बीकानेर इसी जोन के अधीन है। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी है। इसका ये सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंगानगर में धूल भरी आंधी अधिक चलती है। जून जुलाई माह में राज्य में गंगानगर जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है। राज्य में सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर जिले में वर्ष में 27 दिन आती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अविकानगर टोंक में स्थित है। टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था अविकानगर मालपुरा टोंक 1962 में स्थित है। यहाँ भेड़ एवं खरगोश हेतु अनुसंधान कार्य होता है। इस संस्थान का मरु क्षेत्रीय परिषद उपकेंद्र बीजपाल बीकानेर में स्थापित किया गया है। गजनेर लिपनेर का नया नाम क्या है? तो गजनेर लिपनेर का नया नाम पन्नालाल बारूपाल लिपनेर है। इसकी व्याख्या है, गजनेर लिपनेर का नया नाम वर्तमान नाम पन्नालाल बारूपाल लिपनेर है। यह लिपनेर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकाली गई है। इसे लिपनेर से बीकानेर एवं नागौर जिलों में लाभान्वित है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है। रातानाडा हवाई अड्डा एक नागरिक हवाई अड्डा है जो जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर ने दी थी। उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर बी है। मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, जिसके लिए सर्वप्रथम विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में भेजा गया, किंतु पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के कारण हॉकिंस सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति को प्राप्त करने में असफल रहा। इसके बाद 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडलेटन ने सूरत के निकट खाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक सही मेल नहीं खाता है? तो रावचंद्र सेन भाटी ये सही मेल नहीं खाता है। राणा कुंभा गुहिल वंश का था, यह सत्य है। राणा सांगा गुहिल वंश का यह भी सत्य है। और राणा राव मालदेव राठौड़ वंश का था, यह भी सत्य है। शासकों का उनके वंशजों के साथ सुमेल कीजिए। तो देखते हैं, राणा कुंभा है वो गोइल वंश का था, 1433 से 1468 ईस्वी तक। राणा सांगा गोइल वंश का 1509 से 1528 ईस्वी तक। राव मालदेव राठौड़ वंश का था 1531 से 1562 तक। रावचंद्र सेन जो था राठौड़ वंश का था, वो 1562 से 1583 ईस्वी तक शासक रहा था। अगला क्वेश्चन है, विनायक हत्यागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ जिले की डग पंचायत क्षेत्र में कोलवी विनायक हत्यागोड़ एवं गुनई ने बौद्ध गुफाएं एवं स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ए, बांसवाड़ा एवं जैसलमेर में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बरसिंहसर, कपूरडी और मेड़ता में। इसकी व्याख्या लिग्नाइट भंडार के मामले में राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है। राज्य में लिग्नाइट के भंडार क्षेत्र निम्न प्रकार है। बीकानेर में पलाना, बरसिंहसर, गुड्डा और बीठनोग है। बाड़मेर में कपूरडी, झालिपा, गिराल और सिणधारी। जैसलमेर में रामगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो यूएन चार्टर में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 51 ने किए थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNCEO पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे आमतौर पर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, यह कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक 51 सहयोगी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में यूएन चार्टर पर 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका ये राइट आंसर है इला जिलाबाई। इसकी व्याख्या है, राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध मांड गायिका शास्त्रीय गायन की विशिष्ट शैली है। इस गायिका की संगारात्मक
राग में सुमधुर स्वर लहरियों श्रोताओं के सम्मुख राजस्थान के प्राकृतिक परिवेश का मनोरम चित्र साकार करती है। प्रसिद्ध मांडगायिका इला जिलाबाई बीकानेर को कला के क्षेत्र योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? तो इनमें से होली पर कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? गैर, नेजा, संग, पनियारी। इसका राइट आंसर है पनियारी। पनियारी नृत्य होली पर नहीं किया जाता है। इसकी व्याख्या है, प्रश्न कर दिए गए लोक नृत्य गैर भिल्लों पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक वर्ताकार नृत्य है। नेजा भिल्लों स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। और चंग या शेखवाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाता है, जबकि पनिहारी नृत्य होली पर नहीं किया जाता। यह कालीबेलिया का युगल नृत्य है जिसमें पनियारी गीत गाया जाता है। इसमें पनियारी गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा तापमान। इसकी व्याख्या, राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में होने के कारण यहाँ तापमांतर अधिक पाए जाते हैं। राज्य का भूभाग भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण यहाँ उच्च तथा वार्षिक तापांतर के कारण विषम जलवायु पाई जाती है। राज्य के जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक आंतरिक स्थिति, वनस्पति रहित आवरण, मिट्टियों की प्रकृति एवं चट्टानों की नगनता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो सीमेंट उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गड्ढेपान नहीं है। और कौन सी है? निम्बाहेड़ा, मोडक और ब्यावर, ये क्या सीमेंट उद्योग केंद्र है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। राजस्थान में निम्बाहेड़ा, मोडक एवं ब्यावर सीमेंट उद्योग के केंद्र है, जबकि गड्ढेपान कोटा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। यहाँ चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का कारखाना स्थापित है। निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, जेके सीमेंट, वंडर सीमेंट, न्यूवोको, लाफार्ज सीमेंट। और मोडक कोटा में कौन सी सीमेंट का उत्पादन होता है? मंगलम सीमेंट लिमिटेड, नीरश्री सीमेंट कहाँ होती है? मोडक कोटा में। ब्यावर, अजमेर में कौन सी सीमेंट का उत्पादन होता है? श्री सीमेंट लिमिटेड और राजश्री सीमेंट लिमिटेड, इन सीमेंटों का निर्माण उत्पादन ब्यावर में होता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर अभी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देश के 100 स्मार्ट सिटी को इसी रैंकिंग में उदयपुर 122.8 अंकों के साथ पहली बार टॉप 2 में पहुंचा है, जबकि सूरत शहर 128.80 अंक के साथ पहले स्थान पर है तथा 120.39 के अंक के आगरा तीसरे नंबर पर है। उदयपुर के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य शहरों में जयपुर 7वें, कोटा 16वें और अजमेर 18वें नंबर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन समानता किस जिले में शुरू किया गया है जिसे अब पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है डी, बूंदी में शुरू किया गया था। इसकी व्याख्या 24 जनवरी 2022 को शुरू हुआ ऑपरेशन समानता बूंदी पुलिस का नवाचार है जिसे अब पूरे प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत थाना स्तर पर बीट कांस्टेबलों को अपने क्षेत्र में ऐसे गांवों को चिन्हित करना होगा जहां अब तक दलित दूल्हे घोड़ी पर नहीं बैठे हो या घोड़ी पर बैठने पर अप्रिय घटना हुई हो या उन्हें घोड़ी से उतार दिया गया हो। चिन्हित करने के बाद ऐसे गांवों में समानता समितियां बनाई जाती है ताकि घोड़ी पर दलित समाज के दूल्हे दुल्हनों की बंदोबस्ती बिना किसी विवाद और अप्रिय घटना के निकाली जा सके। अगला क्वेश्चन है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसा कौन सा नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, कच्छी घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। इसकी व्याख्या है, कच्छी घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक बांस की घोड़ी को ऊपरी अपनी कमर में बांधकर रंग बिरंगी परिधान में नृत्य करता है तथा वीर रस के दोहे गवलता रहता है। इस नृत्य के साथ में ढोल, बाकियां एवं थाली बजती है। नृत्य के साथ रसाला, रंग भरिया, बींद, लश्करिया आदि गीत गाए जाते हैं। यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र एवं नागौर जिले के पूरी भाग में अधिक प्रचलित है। तो ये किस भाग में? पूरी भाग में अधिक प्रचलित है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़े में स्थित है। इसकी व्याख्या है, त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता का मंदिर तिलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। मंदिर में देवी काली मां की 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की आकर्षक प्रतिमा विराजमान है। मूर्ति के निचले भाग में श्री यंत्र उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है श्री छत्रसाल ने करवाया था। बूंदी में रंग महल का निर्माण बूंदी महाराज छत्रसाल द्वारा करवाया गया। यह महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जिसमें राजस्थानी शैली का पूर्ण विकास दृष्टिगोचर होता है। राजमहलों के छत्र महल, दीवानी आम, रंग विलास, अनिरुद्ध महल, बादल महल एवं चित्रशाला महल दर्शनीय है। अगला क्वेश्चन है, वे ज्वालामुखी
जिनमें भूगर्भिक इतिहास के अनुसार बहुत लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ है तो उसे इसका राइट आंसर है सी, मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। वैसे ज्वालामुखी जिनके भूगर्भिक इतिहास के अनुसार बहुत लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ है, मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। उदाहरण है म्यांमार, बर्मा का माउंट पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, ईरान का कोह सुल्तान एवं देवमंद। ये किसके उदाहरण है? मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। इटली का विसुवियस उदाहरण है, तो इटली का विसुवियस किसका उदाहरण है? तो बी राइट आंसर प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कैसे कहते हैं? वे वो ज्वालामुखी है जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं, परंतु इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण है इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकातोआ, जापान का फ्यूजियामा आदि। ये किसके उदाहरण है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? जिसका ये राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। ग्रेनाइट सेल का प्रमुख संकटक खनिज क्वार्टर्ज है, ये कथन सत्य है। बालू का स्कंभ सेल का प्रमुख संगठक खनिज प्लेसपार है, ये भी कथन सत्य है। चुनास्मम सेल का प्रमुख संगठक खनिज लोमोमाइट है, ये भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है शोध में लुई का इतिहास निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है बी, वाल्टेयर की रचना है। वाल्टेयर 1649 से 1788 ईस्वी। वाल्टेयर एक महान लेखक, कवि, दार्शनिक, नाटककार, इतिहासकार, पत्रकार, आलोचक एवं व्यंग्यकार था। वाल्टेयर ने सबसे अधिक प्रहार चर्च पर किया। उनकी रचना शोध में लुई का इतिहास एक अनमोल करती है। अगला क्वेश्चन है रूस की प्रसिद्ध क्रांति का वर्ष है, तो ये कब हुई थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में हुई थी। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि कई वर्षों पूर्व से ही बन रही थी, जो योग्य नेतृत्व की प्राप्ति लेनिन व ट्राटस्की के साथ ही संपन्न हो गई थी। अगला क्वेश्चन है अमेरिका क्रांति का तत्कालीन कारण बनी चाय नीति किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की देन थी? तो इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड नॉर्थ की देन थी ये। इसकी व्याख्या लॉर्ड नॉर्थ के चाय योजना के विरोध में 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में बोस्टन बंदरगाह पर खड़े जहाजों में से सैमुअल एडम्स एवं अन्य लोगों ने 340 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। बोस्टन टी पार्टी की घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप लॉर्ड नॉर्थ ने 5 दमनकारी कानून बनाए। तो 5 दमनकारी कानून बनाए थे, वो कौन कौन से थे? वो थे बोस्टन बंदरगाह बंद कर दिया गया, मैसाचुसेट्स के किसी भी नगर में सेना रखना वैध कर दिया गया, हत्या संबंधी मुकदमे अमेरिका से इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों के न्यायालयों को स्थानांतरित कर दिए, कनाडा के कई थोलिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा क्वेबेक की सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दी गई थी। 5वां कौन सा था? मैसाचुसेट्स के परामर्शदाताओं की नियुक्ति सम्राट द्वारा किया जाना निश्चित किया गया था। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे ग्रह कहते हैं। इसकी व्याख्या सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये प्रकाशहीन होते हैं जो सूर्य से प्राप्त परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रहों सहित सभी पिंडों सूर्य के चारों ओर दीर्घावर्तकार कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विस्फोट द्वारा किस ज्वालामुखी स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, सिंडरशंकु शंकु, अम्लीय लावा शंकु और शिल्ड शंकु उपयोग सभी ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इसकी व्याख्या केंद्रीय विस्फोट द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सिंडर शंकु, अम्लीय लावा शंकु, शिल्ड शंकु, शंकु में शंकु, मिश्रित शंकु, परिपोषित शंकु तथा करेक्टर एवं कोल्डेरा। ये सभी क्या ज्वालामुखी के स्थलाकृतियों के प्रकार है। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण था, तो इसका डी राइट आंसर है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। दूरदर्शिता का अभाव था, नेपोलियन का कुटुंब प्रेम, अतिवादी महत्वाकांक्षा, ये सभी क्या थे? नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण थे। और कौन से कारण थे वो देख लेते हैं। दूरदर्शी का अभाव था, नेपोलियन का कुटुंब प्रेम था, राष्ट्रीयता का विकास, सत्ता का एक व्यक्ति के केंद्रीकरण, पोप के प्रति अपमानजनक व्यवहार, महाद्वीपीय युद्ध एवं मास्को अभियान, महाद्वीपीय व्यवस्था, अतिवादी महत्वाकांक्षा, नौसेना का अभाव, ये सभी कारण थे नेपोलियन के पतन का। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं? तो बी, अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है यह सर्वप्रथम किस भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है? ये किस खगोल ने बताया था? ये इसका राइट आंसर अभी वरामीर ने बताया था।
सर्वप्रथम भारतीय खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है। उल्लेखनीय है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला था? तो इसका राइट आंसर है डी, 1923 के आर्थिक संकट से। इसकी व्याख्या, राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को वर्ष 1923 में आर्थिक संकट से और बल मिला। वर्ष 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से दिया, जिससे फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर अधिकार कर लिया था। तो ये रूर क्या है? जर्मनी के औद्योगिक इलाके है रूर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने अमेरिकी लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई थी? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी थे जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स और पैट्रिक हेनरी। इन सभी ने क्या किया था? अमेरिकी के लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जगाया था। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1925 में हुई थी। वर्ष 1925 में गठित यह पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखती है तथा अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें कौन सा ज्वार आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वृत्त ज्वार आता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उसकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति शिजिकी कहलाती है। ऐसा पूर्वमासी व अमावस्या की तिथि को होता है। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाए खादर के नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। बागर की अपेक्षा यह अधिक उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? तो इनमें से कौन सा विषय है वो संघ सूची का नहीं है? 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रतिरक्षा, रेल, निर्वाचन और शिक्षा। तो इनमें से प्रतिरक्षा, रेल और निर्वाचन ये क्या है? संघ सूची के विषय, और शिक्षा ये संघ सूची का विषय नहीं है। शिक्षा को 42 संविधान संशोधन 1970 द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। संघ सूची के विषय निम्नलिखित है। यानी संघ सूची के विषय कौन से? नौसेना, सेना और वायुसेना, संयुक्त राष्ट्र संघ, युद्ध और शांति, विदेशी अधिकारिता, नागरिकता, प्रत्यार्पण, रेल, बीमा, डाकघर, बचत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, जनगणना, कर से आय से बिन आय पर कर, निगम कर आदि, ये सब किसके अंडर में आते हैं? ये संघ सूची के विषय के या संघ सरकार के अंडर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। इसकी व्याख्या, शिकागो अमेरिका में सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। इस सम्मेलन के पहले ही दिन विवेकानंद को 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। इसकी व्याख्या, उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर यह है, दांडी मार्च की यात्रा महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई, जिसकी समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई। इस मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा नमक कानून को तोड़ने या अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक पर टैक्स के खिलाफ शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो अर्हताएं होती है, योग्यताएं होती है, उनमें से ये कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, वह भारत का नागरिक हो, तो ये क्या, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए। भारतीय राज्य क्षेत्र में उसमें कम से कम 15 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, ये क्या, ये गलतियाँ हो इसमें। कम से कम 10 वर्ष तक या एक से अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत की हो, यह भी कथन क्या सत्य दिया हुआ इसमें। अगला इसकी व्याख्या दे रहे हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी अर्हताएं कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो वह भारत की नागरिकता हो, उसके पास 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण एवं 10 वर्ष की तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना हो। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है। तो ये जो अर्हताएं है इनका उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद 217 में किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1976 में सम्मिलित किया गया था। इसकी व्याख्या सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो इसका कौन सा राइट आंसर कौन सा है? बी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मौलिक शिक्षा अधिकार बन गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी कौन सी जनजाति है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति। तो इसकी व्याख्या, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है। टोडा जनजाति पशुपालक है तथा भैंस पालने का काम करती है। टोडा स्त्रियां एवं पुरुष सफेद रंग का लाल व नीला धारियां वाला वस्त्र धारण करती है, जिसे स्थानीय भाषा में पुटकली कहा जाता है। तो इसे स्थानीय भाषा में पुटकली कहा जाता है जो पहनते हैं वस्त्र उन्हें। अगला क्वेश्चन है, गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, जहाँ पर उनका हुआ था तो क्या हुआ था? प्रबुद्ध प्राप्त हुआ था, यानी गया में क्या हुआ था? प्रबुद्ध प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को। इसकी व्याख्या है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। 35 वर्ष की आयु में गौतम को गया मगध बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे निवारण या ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है वह जो प्रबुद्ध या जागृत है। यानी निवारण या ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? जागृत कहते हैं। पिंपल का वृक्ष बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है, जो पिंपल का वृक्ष है बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में स्थित हिरणों के उद्यान में दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुगल कालीन इमारत में पित्रा डिविरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, इतामुद्दौला का मकबरा में पित्रा डिविरा का प्रथम बार प्रयोग किया था। प्रसंग दिए गए, इतामुद्दौला का मकबरा आगरा में प्रथम बार पित्रा डिविरा का प्रयोग किया गया। पित्रा डिविरा एक ऐतिहासिक कला है जिसमें उत्कृष्ट पद्धति से कट्टे जड़े हुए, तराशे हुए एवं चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पित्रा डिविरा कहा जाता है। यानी पत्थरों को, रंगीन पत्थरों को चमकाकर उसमें जो चित्रकारी की जाती है उसे डिविरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों के 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा था? ये कथन किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। इसकी व्याख्या है, प्रसंग दिया गया कथन कर्नल टोड ने कहा है। कर्नल टोड ने 1817 से 1822 तक पश्चिमी राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कार्य करते हुए एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी। कर्नल टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर विस्तार से लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नंदमुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका राइट आंसर है डी, हुगली नदी के मुख पर है। इसकी व्याख्या, भारत में सबसे बड़ा नंदमुख हुगली नदी के मुख पर है। उल्लेखनीय है कि हुगली गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है। भारत में संसद में सम्मिलित है। तो संसद में कौन कौन से सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों को मिलाकर क्या संसद में सम्मिलित है ये। इसकी व्याख्या, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा को मिलाकर बनेगी। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन निम्न सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन उच्च सदन कहते हैं। जो लोकसभा होती है उसे निम्न सदन कहते हैं और जो राज्यसभा होती है उसे उच्च सदन कहते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अभ्रक के भंडार है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में अभ्रक के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में सबसे अधिक अभ्रक के भंडार है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश एवं केरल में अभ्रक की खाने स्थित है। यानी इन राज्यों में भी क्या है? अभ्रक के कुछ अवशेष या खाने पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये झारखंड में स्थित है। पार्श्वनाथ पहाड़ी, हजारीबाग पठार एवं राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड राज्य में स्थित है। ये तो 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 185 तक क्वेश्चन है वो जिन्होंने लेबर असिस्टेंट का फॉर्म भरा है फर्स्ट पेपर के लिए ये सभी क्वेश्चन उपयोगी है। जिन्होंने जियोग्राफी से फॉर्म भरा है उनके लिए 85 तक क्वेश्चन है और जिसने साइंस और होम साइंस से फॉर्म भरा है उनके लिए आगे भी
आगे के क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जियोग्राफी में मनोविज्ञान नहीं दी हुई है, मनोविज्ञान साइंस में दी हुई है। तो अगला ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन आते हैं 86 शोधक है मनोविज्ञान के क्वेश्चन। वह मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह है कि बच्चों के शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन कक्षा में करते हैं, उनको कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है शिक्षक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। व्याख्या है, शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है 87। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था होती है, यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। तो ये अमूर्तता से मूर्तता की ओर अनुभव करते हैं। इसकी व्याख्या जीन पैजे ने इसे पूर्व सक्रियात्मक कार्य कारण अवस्था कहा है। 7 से 12 वर्ष के मध्य बाल्य अवस्था पाई जाती है। 7 से 12 वर्ष के मध्य कौन सी अवस्था पाई जाती है? बाल्य अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के बारे में तर्क करने लगता है, वह वस्तुओं में कारण संबंध स्थापित करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो देखते हैं, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, यह कथन सत्य है। रुचियां समय के अनुसार बदलती है रहती है, यह भी सत्य है, क्योंकि आपके बचपन में रुचि और होती है, थोड़े बाल्यावस्था में रुचि और होती है और युवावस्था में रुचि अलग हो जाती है। इस प्रकार क्या बताया रुचि होती है, यह भी कथन क्या सत्य है। रुचियां योग्यता एवं अभी क्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, यह भी कथन सत्य है। रुचियां व्यवहार में आकर्षक एवं विकर्षक का प्रतिबिंब नहीं है, यह कथन क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। रुचि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करने वाली केंद्रीय शक्ति है। बीएन झा के अनुसार रुचि वह स्तर मानसिक तंत्र है जो ध्यान की एकाग्रता बनाए रखते हुए कार्य को चालू रखती है। अगला क्वेश्चन है 89। सृजनात्मकता किस पर आधारित होती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन पर सृजनात्मकता आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पर आधारित होती है, जबकि बुद्धि अभिसारी चिंतन पर आधारित होती है। जो सृजनात्मकता होती है वो किस पर होती है? अपसारी। ध्यान रखना, ये प और भय का ही अंतर है केवल। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पर आधारित होती है, जबकि बुद्धि अभिसारी पर चिंतन पर आधारित होती है। अपसारी चिंतन में व्यक्ति उत्तर की खोज में चिंतन मनन करता है तथा विस्तार पूर्वक उत्तर देता है। अगला क्वेश्चन है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है। तो कार्ड में क्या प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। इसकी व्याख्या बालक प्रसंग बोध परीक्षण के प्रवर्तक लियोपोल्डो बेलक है। इसमें जानवरों के चित्र वाले 10 कार्डों का प्रयोग होता है। इन चित्रों को देखकर बच्चों से कोई कहानी की रचना करने के लिए कहा जाता है और बच्चे स्वभाव अनुसार अपने अनुभवों, भावनाओं और व्यक्तियों से संबंधित गुणों को इन कहानियों के माध्यम से प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम बनाया जाता है। तो एक संतुलित व्यक्तित्व कौन सा है जिसमें क्या एक मजबूत अहम बनाया जाता है? वही संतुलित व्यक्तित्व है। फ्राइड ने इदम अहम परम अहम को व्यक्तित्व का आधार माना है। फ्राइड के अनुसार जिन व्यक्तियों का साधारण अंतःकरण शक्तिशाली होता है उनका व्यक्तित्व संतुलित एवं प्रभावशाली होता है, क्योंकि उनकी ईगो में आईडी व सुपर ईगो में उचित संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया जो एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है, तो उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध, ये क्या विशेषता है? सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, तो ये क्या इनकी विशेषता नहीं है। लिखने की धीमी गति, ये भी क्या विशेषता है। छपे हुए शब्दों को सीखने या याद रखने की कठिनाई, ये भी क्या विशेषता है। डिसलेक्सिया अथवा पठन अक्षमता एक ऐसा असंतुलन है जिसमें बालक पढ़ने में कठिनाई के साथ लिखने में भी त्रुटि करते हैं। वे ऐसी त्रुटियां भ्रमोश करते हैं। यह अक्षमता प्राय पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तर पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है, तो कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था। इसका व्याख्या है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। अब सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है? इसका प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल एवं आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज के द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। इसमें अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। तो इसमें किसके द्वारा सीखा जाता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है।
जैसे हम परिवार में भी देख लेते हैं कि परिवार में छोटे बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, तो वो जिसमें परिवार में छोटे बालक होते हैं या फिर बड़े बुजुर्गों को देखकर ही छोटा बालक सीखने लग जाता है। यानी जिस प्रकार का परिवार का माहौल होगा उसी प्रकार बच्चे क्या सीखने के शब्द उसके उसी प्रकार के होंगे। यानी किसी परिवार में गाली गलौज चलती रहती है तो छोटा बच्चा है तो वो धीरे धीरे वो क्या है, वो भी गाली गलौज करना सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले जाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो ये क्या है, इसमें कथन सही नहीं है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, यह कथन सत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याओं का हल शीघ्र से प्राप्त होता है, यह भी कथन सत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में यहाँ व्याख्या दी हुई है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की समस्याओं में सुधार करने से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बिंदु निम्न है। क्रियात्मक अनुसंधान समस्या का समाधान करके अपनी उन्नति करता है। यह विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। यह विद्यालय में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर बल देता है। वैज्ञानिक आविष्कारों से उत्पन्न होने वाली नवीन समस्याओं का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। यह शिक्षकों में पारस्परिक सहयोग, प्रेम व सद्भावना का विकास करता है। यह विद्यालय के यांत्रिक वातावरण को समाप्त करता है। यानी यांत्रिक वातावरण से यहाँ मतलब हो गया कि रटन विधि से ये क्या करता है, समाप्त करता है रटन विधि को, यानी ये समझने पर अधिक बल देता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, सतही दृष्टिकोण। आधुनिक वैज्ञानिक व्यक्ति को संगठित इकाई न मानकर गतिशील संगठन और एकीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति में उन मनोशारीरिक दशाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। अर्थात बाह्य अनुमान के आधार पर व्यक्ति का निरीक्षण सतही दृष्टिकोण के अंतर्गत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाए, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ये क्या है, प्रत्यक्ष समायोजन का है। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन प्रत्यक्ष समायोजन का है। समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी है? बाधा का विनाश, अन्य उपायों की खोज, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, व्याख्या एवं निर्णय। ये सभी क्या प्रत्यक्ष समायोजन की विधियां हैं। यानी आप अगर परीक्षा में कम नंबर आते हैं या फिर आप सफल नहीं हो पाते हो तो ये आप कहते हो कि इस वजह से नहीं आए, मेरे कम नंबर आए क्योंकि मैंने कॉलेज का एग्ज़ाम था और जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दोनों साथ में थे, इसकी वजह से कम नंबर आए मेरे। तो इसने क्या हो जाता है, ये प्रत्यक्ष समायोजन का विधि है। समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां कौन सी है? शोधन, पृथक्करण, प्रत्यावर्तन, दिवास्वपन, आत्मीकरण, निर्भरता, औचित्य स्थापन, दमन और प्रक्षेपण। ये सभी क्या है, समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना, परीक्षा में बार बार आती है। अगला क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिने स्केल में कुल कितनी प्रश्नावलियां बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है डी, 90 प्रश्नावलियां बनाई गई है। इसकी व्याख्या, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर टर्मन ने 1916 ईस्वी में बिने की मापनी को नया रूप प्रदान किया। फिर यह स्केल स्टैनफोर्ड बिने के स्केल के नाम से प्रसिद्ध है। 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाए गए इस स्केल में कुल 90 प्रश्नावलियां है। तो इसमें कितनी प्रश्नावलियां टोटल? तो 90 प्रश्नावलियां है। अगला क्वेश्चन है, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार हैं। तो कौन से प्रकार है? स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक, ये दोनों प्रेरक हैं। स्वाभाविक प्रेरक में क्या आती है? प्रतिष्ठा, खेल, अनुकरण और सुझाव आते हैं। और कृत्रिम प्रेरक में पुरस्कार, दंड, प्रशंसा और सहयोग शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाना सीखना एक तरह का संवेदी पेश सीखना है। इसकी व्याख्या है, संवेदी पेश सीखना में व्यक्ति उन क्रियाओं को सीखता है जिनको करने में कर्मेंद्रियों की भूमिका ज्ञानेंद्रियों की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है, जैसे तैरना, टाइप करना, साइकिल चलाना सीखना आदि संवेदी पेश सीखने की उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, 16 PF व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, केटल ने किया था। केटल तथा उनके सहयोगियों के कारक विश्लेषण प्रविधि के आधार पर व्यक्तित्व के मापने के लिए एकावली का विकास किया, जिसे केटल 16 व्यक्तित्व कारकावली कहा जाता है। इसके द्वारा 16 व्यक्तित्व विमाओं का मापन होता है। इसी के साथ ये 100 क्वेश्चनों का 1 घंटे में मॉडल पेपर समाप्त होता है। ये 11वां मॉडल पेपर था जो हमने पीछे 10 मॉडल पेपर करवा दिया। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसकी लेबर असिस्टेंट फर्स्ट पेपर नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जो पीछे के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार जरूर से जरूर देखना, जो परीक्षा में आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। तो आप
चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एलएम स्टडी एंड जॉब और यूट्यूब चैनल एलएम स्टडी एंड जॉब दोनों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूले। वीडियो बनाने में कठिनाइयाँ होती है, मेहनत लगती है, तो अपना लाइक है वो जरूर करें। और कोई भी समस्या हो, कोई भी अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपने प्यारे प्यारे बातें से कुछ भी कमेंट कर सकता है। जो भी आप सुझाव देना चाहते हो सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।